एपिसोड 1। खोई हुई डायरी। मुंबई की उस रात में जब आसमान पर घने बादल छाए थे और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर बेमौसम दस्तक दे रही थी, ध्रुव सिन्हा अपनी पुरानी लाइब्रेरी में बैठा था। उसके सामने एक धूल से ढकी डायरी रखी थी, वही डायरी जो उसके पिता डॉक्टर आर के सिन्हा की थी। वो पिता जो 7 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। उस डायरी को देखकर ध्रुव के दिल में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी उंगलियां उस पुराने चमड़े के कवर को छूते ही ठंडी पड़ गई, जैसे उसमें किसी रहस्य की सांसें अब भी बसी हों। उसने धीरे से पहला पन्ना खोला, जिस पर पिता की लिखावट में लिखा था, 22 जुलाई 2018। अगर यह खोज सही निकली तो यह मानव सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य साबित होगी। मैंने इसे नाम दिया है रक्त स्तंभ। ये शब्द पढ़ते ही ध्रुव के माथे पर पसीना आ गया। रक्त स्तंभ, उसने खुद से दोहराया। उसे बचपन की वो कहानी याद आई जो उसके पिता अक्सर सुनाते थे, एक ऐसे मंदिर की जो धरती के नीचे दबा था और जो सिर्फ चुने हुए रक्त से ही जाग सकता था। ध्रुव ने दूसरा पन्ना पलटा। उस पर एक नक्शा बना था, भारत के चित्रकूट क्षेत्र का, और नीचे लिखा था, प्रोजेक्ट हरमेस। उसे याद आया, यह वही अभियान था जो सरकार ने कुछ साल पहले रहस्यमय कारणों से बंद कर दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यही वह जगह थी जहां से उसके पिता आखिरी बार देखे गए थे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, बिजली चमकी और कमरे में एक क्षण के लिए सब कुछ उजाला हुआ। ध्रुव ने खिड़की बंद की और डायरी को फिर देखने लगा। हर पन्ने पर अजीब प्रतीक बने थे, कहीं सर्प के आकार में लकीरें, कहीं एक स्तंभ जिसके चारों ओर लाल वृत्त बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर प्रतीक किसी ऊर्जा से धड़क रहा हो। उसने सोचा, क्या यह सब सिर्फ पापा की कल्पना थी या सच में कुछ था वहां नीचे। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर मैं वापस न लौटूं तो समझ लेना रक्त स्तंभ जाग चुका है, और उस स्थिति में मेरा बेटा ध्रुव वही कर सकेगा जो मैं नहीं कर पाया। यह पढ़कर उसका दिल कांप गया। मैं, उसने बुदबुदाया। तभी कमरे में कुछ हल्का सा हिला। हवा की ठंडी लहर उसके गालों से टकराई। उसने सिर उठाया। कमरे के कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। एक पुरानी धातु की चाबी जो डायरी के अंदर रखी थी, अब जमीन पर गिर चुकी थी, और उस पर वही लाल प्रतीक खुदा था जो डायरी में बने थे। ध्रुव ने डरते हुए उसे उठाया, और जैसे ही उसने चाबी को छुआ, उसके शरीर में एक ठंडी बिजली दौड़ गई। उस क्षण खिड़की के बाहर आसमान फट गया और बिजली की एक तेज चमक ने पूरा कमरा लाल कर दिया। अचानक डायरी अपने आप खुलने लगी, पन्ने हवा में फड़फड़ाने लगे और कमरे में एक भारी आवाज गूंजी, ध्रुव। उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक उतर गई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि पत्थर के अंदर से आती फुसफुसाहट जैसी थी। ध्रुव ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी डायरी की रोशनी और बढ़ गई और उसके ऊपर शब्द उभर आए, मेरा रक्त ही द्वार है। उसने हड़बड़ाकर अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाया और एक बूंद खून की डायरी पर गिर गई। अगले ही पल कमरा कांप उठा। मेज की लकड़ी टूटने लगी और नीचे से कोई धातु की वस्तु बाहर आने लगी। ध्रुव पीछे हट गया। उसकी आंखें चौड़ी थीं, सांसें तेज। वो वस्तु अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी, एक धातु का सिलेंडर जिस पर वही प्रतीक चमक रहा था, रक्त स्तंभ का चिन्ह। उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया, और तभी उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखें सफेद हो गई, दीवारें पिघलने लगी और सब कुछ गायब हो गया। जब उसने होश संभाला तो वो अपने कमरे में नहीं था। उसके चारों ओर विशाल गुफा थी। दीवारों पर वही लाल प्रतीक चमक रहे थे, और बीचों बीच एक विशाल स्तंभ खड़ा था जो जीवित लग रहा था। उसकी सतह से लाल तरल बह रहा था और हर धड़कन के साथ गुफा गूंज रही थी। ध्रुव ने कांपते हुए कहा, यह सपना है। तभी वही आवाज फिर गूंजी, सपने नहीं, यादें हैं। तुम्हारा रक्त जानता है मुझे। ध्रुव ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वही जिसे तुम्हारे पिता जगाना चाहते थे। ध्रुव के भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा। मेरे पिता तुम्हारे कारण मरे। एक ठंडी हंसी गूंजी। मृत्यु और जीवन मेरे लिए एक ही है। उन्होंने मुझे नहीं जगाया, तुम्हें जगाया। अब स्तंभ से लाल ऊर्जा की लहरें निकलने लगी। ध्रुव ने देखा,
उसकी कलाई पर वही प्रतीक उभर आया है जो स्तंभ पर था। वो चमक रहा था, जलती हुई लाल रेखाओं में। और फिर सब कुछ मिट गया। जब उसने आंखें खोली, वो फिर अपने कमरे में था। सब कुछ शांत था, पर उसकी कलाई अब भी जल रही थी। उसने धीरे से कहा, पापा, आपने मेरे लिए क्या छोड़ा है? बाहर बिजली चमकी और दूर पहाड़ों की दिशा में आसमान तक एक लाल रोशनी का स्तंभ उठ गया। एपिसोड 2। आह्वान की गूंज। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन ध्रुव की आंखों में रात की नींद नहीं थी। वो अब भी उसी डायरी को देख रहा था जिसमें उसके पिता ने रक्त स्तंभ का जिक्र किया था। उसकी कलाई पर वही लाल निशान अब भी चमक रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज धीरे धीरे धड़क रही हो। ध्रुव ने ठंडी सांस ली और बुदबुदाया, ये सपना नहीं था। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक पुराना फोल्डर दिखा, प्रोजेक्ट शून्य। ये वही नाम था जिसे उसके पिता ने कई साल पहले अपने काम में इस्तेमाल किया था। उसने क्लिक किया। अंदर एक वीडियो फाइल थी। स्क्रीन पर उसके पिता का चेहरा दिखा, थके हुए, आंखों में डर और जुनून दोनों। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब है कि रक्त स्तंभ फिर जाग गया है। उन्होंने कहा, ध्रुव, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझो कि अब वक्त आ गया है। इस बार उसे रोकना ही होगा। कैमरा घूमता है और पीछे वही गुफा नजर आती है, पत्थरों के बीच चमकती लाल रोशनी और बीच में वही स्तंभ। वीडियो अचानक रुक गया। ध्रुव ने स्क्रीन की ओर देखा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। ध्रुव सिन्हा? उसने पूछा। जी, मैं प्रोफेसर नीलकांत, तुम्हारे पिता का साथी। हम साथ थे प्रोजेक्ट शून्य में। ध्रुव ने चौंक कर पूछा, प्रोजेक्ट शून्य? आपने ये नाम लिया? नीलकांत ने सिर हिलाया। हां, वही प्रोजेक्ट जिसमें तुम्हारे पिता आखिरी बार देखे गए थे। दोनों अंदर बैठे। नीलकांत ने अपने बैग से एक पुरानी धातु की डिस्क निकाली। उस पर वही लाल निशान बना था जो ध्रुव की कलाई पर था। ये तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी। कहा था, इसे उसी दिन लौटाना जब वो निशान तुम्हारे शरीर पर उभरे। ध्रुव ने डिस्क को देखा, फिर धीरे से पूछा, आप जानते हैं ये क्या है? नीलकांत ने कहा, यह रक्त स्तंभ का द्वार खोलने की चाबी है। तुम्हारे पिता ने इसे सील किया था ताकि वो शक्ति बाहर न निकले, लेकिन अब वो सील टूट रही है और इसे फिर से बंद करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, वो शक्ति आखिर है क्या? नीलकांत ने गंभीर आवाज में कहा, पृथ्वी की ऊर्जा। उस स्तंभ की जड़ें धरती के दिल तक जाती हैं। अगर वो पूरी तरह जाग गया तो धरती की धड़कन थम जाएगी। तुम्हारे पिता उसे रोकने निकले थे, मगर लौट नहीं पाए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बादल गरज रहे थे। ध्रुव ने कहा, तो अब मुझे जाना होगा, है ना? हां, नीलकांत ने कहा, चित्रकूट की पहाड़ियों में वो गुफा है, वही द्वार है। तुम्हारे पिता की टीम के बाकी दो सदस्य, डॉ आयरा मेहता और कैप्टन रेहान, वही हैं। हमें उनसे मिलना होगा। शाम को दोनों ट्रेन से चित्रकूट के लिए रवाना हुए। ध्रुव की आंखों के सामने वही लाल रोशनी घूम रही थी। उसने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरे में बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान खुद उसे बुला रहा हो। आपको सच में लगता है ये सब असली है? ध्रुव ने पूछा। नीलकांत ने धीमे स्वर में कहा, जो आंखें नहीं देख पाती वो रक्त पहचान लेता है। तुम अब उस शक्ति का हिस्सा बन चुके हो। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। ट्रेन आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद अचानक झटका लगा और ट्रेन रुक गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। एक सुनसान स्टेशन था। नाम की पट्टी टूटी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था। उसने मुड़कर देखा। नीलकांत गायब थे। प्रोफेसर, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। तभी दरवाजा अपने आप खुला और बाहर लाल धुंध फैलने लगी। उसने झांका। नीलकांत थोड़ी दूर खड़े थे, पर अब उनकी आंखें पूरी तरह लाल चमक रही थी। प्रोफेसर, ध्रुव चिल्लाया। नीलकांत की आवाज गहरी और अजीब हो गई। आह्वान शुरू हो चुका है। रक्त का मार्ग खुल गया है। ध्रुव के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। ट्रेन हिलने लगी। हवा लाल चमक से भर गई। आप क्या कह रहे हैं? ध्रुव ने चिल्लाया, पर उसकी आवाज गुम हो गई। नीलकांत ने धीरे से कहा,
अब कोई वापसी नहीं। रक्त के वारिस। और अगले ही पल पूरी जगह लाल रोशनी से भर गई। ध्रुव की आंखें बंद हो गई। उसने महसूस किया कि वो किसी गहरी सुरंग में गिर रहा है। उसके कानों में वही पुरानी आवाज गूंजी, स्वागत है ध्रुव। प्रोजेक्ट शून्य फिर से शुरू हो चुका है। हवा में लाल धड़कनें फैल गई। एपिसोड 3। चित्रकूट का द्वार। जब ध्रुव ने आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, लाल रंग की धुंध, जैसे किसी ने आसमान से खून की परत गिरा दी हो। उसने खुद को पत्थर की जमीन पर पड़ा पाया। चारों ओर ऊंचे पहाड़ और उनके बीच एक गहरी घाटी थी। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, धीमी लेकिन दिल की धड़कन जैसी लय में। कहां हूं मैं? उसने चारों ओर देखा। पास ही टूटी रेल की पटरियां पड़ी थीं, पर ट्रेन कहीं नहीं थी, न नीलकांत। बस वही लाल धुंध और दूर एक अंधेरा रास्ता जो किसी पहाड़ी गुफा की तरफ जाता था। उसने अपनी कलाई देखी। वो निशान अब तेज चमक रहा था, जैसे उसे दिशा दिखा रहा हो। ध्रुव उस ओर चल पड़ा। हर कदम पर जमीन के नीचे से हल्का कंपन महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखी, जिस पर वही प्रतीक बने थे जो उसके पिता की डायरी में थे। घूमती लाल रेखाएं, एक स्तंभ और बीच में एक आंख का निशान। दीवार के नीचे छोटे अक्षरों में खुदा था, प्रोजेक्ट शून्य, प्रवेश निषिद्ध। ध्रुव ने हैरानी से देखा, तो यह सच में है? तभी पीछे से आवाज आई, इतना आगे आने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। वो मुड़ा। एक महिला खड़ी थी, लंबे बाल, चेहरे पर चोटों के निशान, पर आंखों में आत्मविश्वास। आप कौन? डॉक्टर आयरा मेहता, उसने कहा। तुम्हारे पिता की टीम में थी। तुम ध्रुव हो, है ना? ध्रुव ने सिर हिलाया। आप यहां कैसे? मैं यहां से कभी गई ही नहीं, उसने धीमे से कहा। जब तुम्हारे पिता गायब हुए तब हम तीनों यहीं थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि अगर कभी स्तंभ जागे तो अगले वारिस को रोकना है। वारिस? ध्रुव ने पूछा। हां, आयरा बोली। तुम? ध्रुव के अंदर जैसे सब कुछ जम गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या है? आयरा ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। प्रोजेक्ट शून्य एक प्रयोग था, सरकार का नहीं, तुम्हारे पिता का। उन्होंने धरती की ऊर्जा को समझने की कोशिश की और फिर उन्होंने वो जगह खोज ली जहां यह स्तंभ था, रक्त स्तंभ। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई वैज्ञानिक शक्ति नहीं, बल्कि जीवित चेतना है। उन्होंने इसे सील कर दिया, मगर अब वो सील टूट रही है। ध्रुव ने कांपती आवाज में कहा। और नीलकांत? आयरा की आंखें नीचे झुक गईं। वो अब हमारे बीच नहीं है। स्तंभ ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया। ध्रुव पीछे हट गया। नहीं, मैंने उन्हें देखा था, वो तो। हां, आयरा ने कहा। तुम्हें वही दिखा जो स्तंभ चाहता था। हवा में एक ठंडी लहर चली, लाल धुंध और गहरी हो गई। दीवार के पीछे से गड़गड़ाहट सी आई। आयरा ने कहा, समय कम है, मुझे तुम्हें द्वार तक ले जाना होगा। कौन सा द्वार? जहां तुम्हारे पिता ने आखिरी बार खून बहाया था। दोनों पत्थर की दीवार के बीच बने संकरे रास्ते से अंदर गए। गुफा में उतरते ही तापमान गिर गया। हर दीवार पर वही लाल प्रतीक जल रहे थे। ध्रुव ने कहा, ये सब खुद से कैसे चमक रहे हैं? आयरा बोली, क्योंकि ये पत्थर नहीं, कोशिकाएं हैं। ये जिंदा है। चलते चलते उन्हें एक बड़ा हॉल जैसा हिस्सा मिला। बीच में एक विशाल गोल दरवाजा था, जिस पर एक लाल आंख उभरी हुई थी। उसके चारों ओर 4 निशान बने थे, मानव, समय, रक्त और शून्य। आयरा ने धीरे से कहा, यही है चित्रकूट का द्वार। ध्रुव ने आगे बढ़कर उस दरवाजे को छुआ। उसकी कलाई पर बना निशान अचानक तेज जलने लगा। दरवाजे पर वही प्रतीक चमका और भीतर से एक आवाज आई, रक्त लौट आया। ध्रुव पीछे हटा। ये आवाज, ये वही है जो मैं सुनता हूं, आयरा ने कहा। वो तुम्हारे भीतर है ध्रुव। तुम्हारे पिता ने अपने खून से तुम्हें चुना था, ताकि अगर कभी स्तंभ जागे तो तुम उसे फिर सील कर सको। ध्रुव ने अविश्वास से कहा, तो मैं ही उस शक्ति का हिस्सा हूं? हां, आयरा बोली, और यही कारण है कि वो तुम्हें पुकार रहा है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से लाल रोशनी की तेज किरणें निकली। हवा में धूल उड़ने लगी। ध्रुव ने आंखें ढक लीं। जब उसने दोबारा देखा तो सामने एक सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में जाती थी। आयरा ने कहा, अब तुम आगे जाओ, मैं यही रहूंगी।
ये यात्रा तुम्हें अकेले करनी होगी। क्यों? क्योंकि यह मार्ग केवल रक्त के वारिस के लिए खुलता है। बाकी कोई इसमें कदम रखेगा तो मिट जाएगा। ध्रुव ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैं वापस ना आया तो समझना कि स्तंभ ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। ध्रुव ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। हर कदम पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। नीचे पहुंचते ही उसे एक हल्की धड़कन सुनाई दी, धीमी पर साफ। दीवारें हल्की हल्की कांप रही थीं। उसने आगे बढ़कर देखा, वहां एक विशाल कक्ष था और बीचों बीच वही रक्त स्तंभ खड़ा था, अब पहले से भी ज्यादा जीवित। उसकी सतह पर लाल तरल लहर की तरह चल रहा था। उसकी आवाज आई, तुम आखिर लौट आए ध्रुव। ध्रुव ने कांपती आवाज में कहा, अब की बार मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। स्तंभ की हंसी गूंजी, मुझे खत्म करोगे तो खुद मिट जाओगे, क्योंकि मैं ही तुम हूं। उसी वक्त उसकी कलाई से लाल रोशनी निकली और स्तंभ से जुड़ गई। पूरा कक्ष लाल आग से भर गया। बाहर खड़ी आयरा चीख उठी, ध्रुव! और फिर पूरा पर्वत कांप उठा। चित्रकूट की घाटी में लाल धुआं आसमान तक उठ गया। एपिसोड 4। अंधेरे की सांसें। ध्रुव के चारों ओर अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें अपनी सांसों की आवाज तक गुम हो रही थी। लाल रोशनी अब सिर्फ उसकी कलाई से निकल रही थी, जैसे कोई धड़कता दीपक अंधेरे में जल रहा हो। उसने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन दीवारें अब गायब थीं। बस एक धुंधला लाल सागर जैसा दृश्य था, जहां हवा नहीं बल्कि कुछ भारी और जीवित चीज बह रही थी। तभी पीछे से वही आवाज गूंजी, गहरी, ठंडी और पहचानी हुई। स्वागत है ध्रुव, तुम वहां आ चुके हो जहां मनुष्य का कदम नहीं पड़ता। ध्रुव ने घबराकर कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। आवाज हंसी, तुम मुझे जानते हो। तुम्हारे पिता ने मुझे नाम दिया था, रक्तस्तंभ। ध्रुव ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे पिता को मार दिया। नहीं, आवाज बोली, उन्होंने खुद को मेरे भीतर छोड़ा ताकि मैं सो जाऊं, मगर अब तुमने मुझे फिर से जगा दिया। अचानक लाल धुंध घूमने लगी और उसके बीच एक आकृति उभरी, मानव जैसी पर पूरी तरह ऊर्जा से बनी। वो वही चेहरा था जो ध्रुव ने तस्वीरों में देखा था, उसके पिता डॉक्टर आर के सिन्हा। ध्रुव की आंखें फैल गईं। पापा, यह कैसे? आकृति ने शांत स्वर में कहा, मैं अब पूरी तरह जीवित नहीं हूं ध्रुव। मेरा शरीर मिट गया, पर मेरी आत्मा इस स्तंभ में बंध गई है। मैंने इसे सील किया था, लेकिन इसके बदले मुझे अपनी आत्मा देनी पड़ी। ध्रुव के हाथ कांप गए। तो ये जगह, ये सब? हाँ, पिता की आवाज आई, यह अंधेरा स्तंभ का दिल है और अब तुम इसके केंद्र में हो। यह जगह समय के बाहर है। यहां जो भी आता है वो या तो शक्ति पाता है या हमेशा के लिए मिट जाता है। ध्रुव ने गहरी सांस ली। मैं इसे खत्म करने आया हूं। खत्म, उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसका खून तुम्हारे भीतर है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तुम उसी शक्ति से बने हो जिसे रोकने आए हो। नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा, ध्रुव चिल्लाया। तभी लाल सागर की लहरें उठी और उसमें से हजारों छायाएं निकलने लगीं, मानव जैसी पर चेहरे बिना। वे सब उसके चारों ओर घूमने लगी। पिता की आवाज आई, ये वो हैं जिन्होंने शक्ति चाहिए और खुद को खो दिया। याद रखना, शक्ति कभी दी नहीं जाती, ली जाती है, और तुमसे भी वो ली जाएगी। ध्रुव ने आंखें बंद की, खुद को संभालने की कोशिश की। तभी उसकी कलाई से निकली लाल रेखा हवा में घूमी और उसकी हथेली में बदल गई। अब उसके हाथ में एक लाल चमकती तलवार जैसी ऊर्जा थी। अगर तुम सच में मुझसे बात कर रहे हो तो बताओ, इसे खत्म कैसे किया जाए? पिता की आकृति बोली, तुम्हें अपने रक्त से इसे बांधना होगा, लेकिन याद रखना, ऐसा करने का मतलब है तुम खुद इसका हिस्सा बन जाओगे। ध्रुव ने कांपती आवाज में कहा, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। तभी पीछे से एक झटका लगा और लाल सागर दो हिस्सों में बंट गया। बीच में वो विशाल स्तंभ दिखाई दिया, अब पूरी तरह जीवित। उसकी सतह पर नसों जैसी रेखाएं धड़क रही थीं। ध्रुव, वो आवाज गूंजी, तुम मुझसे लड़ोगे या खुद को स्वीकार करोगे? ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, मैं अपने पिता की गलती नहीं दोहराऊंगा। उसने छलांग लगाई और तलवार से स्तंभ को चीर दिया। अगले ही पल सब कुछ लाल रोशनी में डूब गया। चीखों की आवाजें हवा में भर गई। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
उसने महसूस किया कि उसकी नसों में कुछ और बहने लगा है, कुछ भारी, कुछ आग जैसा। उसने देखा, उसके पिता की आकृति धुंधली हो रही थी। पापा, मत रुको ध्रुव, उनके पिता की आवाज गूंजी। अंत तक जाना होगा। अचानक स्तंभ के अंदर से एक और आवाज आई, कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पुरानी। रक्त जाग चुका है, शून्य खुलेगा। गुफा फिर से कांपने लगी। दीवारों पर बने प्रतीक जल उठे। ध्रुव ने देखा, उसका शरीर अब धीरे धीरे लाल चमकने लगा है। यह क्या हो रहा है? तुम अब उसके हिस्से बन रहे हो, पिता की आवाज आई। लेकिन अगर तुम्हारा दिल इंसान बना रहा तो शायद तुम उसे रोक सको। हवा में घूमती लहरें ध्रुव को ऊपर उठा ले गई। उसने चीख कर कहा, मैं इंसान हूं और रहूंगा। तभी उसकी तलवार से निकली ऊर्जा चारों ओर फैल गई और स्तंभ को लपेट लिया। गुफा हिलने लगी, पत्थर टूटने लगे और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ अंधेरे में समा गया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे लाल धुंध छंटने लगी। ध्रुव जमीन पर पड़ा था, सांसें भारी लेकिन जिंदा। उसकी कलाई का निशान अब भी था, मगर उसकी चमक मंद पड़ चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा, अब लाल रोशनी गायब थी। दूर से आयरा की आवाज आई, ध्रुव, क्या तुम सुन सकते हो? उसने मुश्किल से जवाब दिया, हां, मैं यहां हूं। आयरा भागती हुई आई। उसके चेहरे पर डर और राहत दोनों थे। क्या हुआ वहां? ध्रुव ने कमजोर आवाज में कहा। वो अभी नहीं गया, वो बस सोया है। उसने अपनी हथेली देखी। अब वह एक छोटा काला बिंदु था जो धीरे धीरे धड़क रहा था। अब ये मुझ में है, उसने कहा। आयरा ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अगर वो जाग गया तो पूरी घाटी मिट जाएगी। दोनों बाहर की ओर भागे। गुफा के बाहर आसमान में अब भी धुएं के निशान थे, लेकिन लाल चमक अब बुझ चुकी थी। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा। गुफा के अंदर से हल्की सी सांस जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई विशाल जीव अब भी जीवित हो। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें रोका नहीं, बस रोक कर रखा है। दूर घाटी में हवा चली और किसी ने फुसफुसाया, शून्य कभी नहीं रुकता। एपिसोड 5, शून्य का संकेत। चित्रकूट की घाटी अब पूरी तरह शांत थी, मगर उस शांति के भीतर एक अजीब बेचैनी थी। हवा में अब भी राख और लोहे की गंध तैर रही थी। ध्रुव और आयरा तेजी से उस गुफा से बाहर निकल रहे थे, जिसकी दीवारें अब दरारों से भरी थी। हर दरार के भीतर से हल्की लाल चमक झांक रही थी, जैसे कोई दिल अभी भी धड़क रहा हो। ध्रुव की सांसें भारी थीं। उसका शरीर थक चुका था। उसकी कलाई पर अब भी काले निशान में धीमी धीमी चमक थी, और हर धड़कन पर उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके भीतर फुसफुसा रही हो। आयर ने कहा, जल्दी चलो, ये जगह किसी भी वक्त गिर सकती है। दोनों गुफा से बाहर निकले और सामने सूनी घाटी थी। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिर रही थीं, जैसे आसमान भी थक चुका हो। आयरा ने दूर की ओर इशारा किया, वो देखो, पुराना आर्मी बंकर। प्रोजेक्ट शून्य का आखिरी बेस वहीं था। तुम्हारे पिता ने हमें वहीं भेजा था। ध्रुव ने उसकी दिशा में देखा। पहाड़ियों के बीच जंग लगा हुआ दरवाजा, जिस पर सरकारी चेतावनी के निशान थे, सावधान, प्रवेश निषिद्ध। दोनों वहां पहुंचे। दरवाजा बंद था। बीचों बीच वही रक्त चिन्ह बना था जो ध्रुव की कलाई पर था। ध्रुव ने धीरे से हाथ रखा और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने तार, टूटी मशीनें और कुछ धूल भरी फाइलें पड़ी थीं। आयरा ने कहा, यहीं हम काम करते थे। यहाँ की सारी रिसर्च तुम्हारे पिता ने बंद कर दी थी जब उन्हें पता चला कि प्रोजेक्ट शून्य सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये किसी दूसरे युग का द्वार था। ध्रुव ने पूछा, दूसरा युग? आयरा ने सिर हिलाया। हाँ, प्राचीन सभ्यता का जो विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ जोड़ती थी। रक्त स्तंभ उसी सभ्यता की देन है। तभी पीछे से एक आवाज आई, और वो सभ्यता अब भी खत्म नहीं हुई है। दोनों ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में आग। आप कौन हैं? ध्रुव ने पूछा। मेरा नाम डॉक्टर रघुनाथ है, उसने कहा। मैं प्रोजेक्ट शून्य का मुख्य वैज्ञानिक था। तुम्हारे पिता मेरा सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा गर्व दोनों थे। आयरा ने हैरानी से कहा, आप आप जिंदा हैं? हमने तो सुना था कि मैं मर गया। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं बस गायब हो गया था, क्योंकि मैं वो देख चुका था जो किसी को नहीं देखना चाहिए।
उसने ध्रुव की ओर देखा। तुम्हारी कलाई पर जो निशान है वो सिर्फ रक्त स्तंभ का नहीं है, वो शून्य की मुहर है। ध्रुव ने कहा, मतलब? मतलब अब तुम्हारे अंदर सिर्फ इंसान का खून नहीं, बल्कि शून्य की शक्ति बह रही है। और जब वो शक्ति पूरी तरह जागेगी तो तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा, या तो दुनिया को बचाना या उसे मिटाना। ध्रुव ने गहरी सांस ली। और अगर मैं कुछ नहीं चुनूं? रघुनाथ की आवाज़ ठंडी हो गई। तो दुनिया खुद तुम्हारे लिए चुन लेगी, आयरा ने कहा। हम इसे रोक सकते हैं, है ना? रघुनाथ ने मेज पर रखे कुछ उपकरण दिखाए। ये सब तुम्हारे पिता ने बनाया था। एक मशीन जो स्तंभ की ऊर्जा को बंद कर सके, लेकिन उसे चलाने के लिए उसी की शक्ति चाहिए जो उसे जगाती है, यानी तुम्हारा रक्त। ध्रुव ने चौंक कर कहा, मतलब मुझे फिर उस जगह जाना होगा? हाँ, रघुनाथ बोला, लेकिन इस बार अकेले नहीं, क्योंकि शून्य अब सिर्फ उस गुफा में नहीं है, वो पूरी घाटी में फैल चुका है। हर पत्थर, हर हवा का कण अब उसका हिस्सा है। अचानक बंकर के ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। दीवारें हिल गईं। मशीनों के मॉनिटर अपने आप जल उठे। स्क्रीन पर लाल चेतावनी दिखी। एनर्जी सर्ज डिटेक्टेड। सोर्स रैक्ट स्टैम्प कोर रीएक्टिवेटिंग। रघुनाथ ने चीखते हुए कहा, नहीं, वो फिर से जाग रहा है। ध्रुव ने देखा, उसकी कलाई चमक रही थी। वो मुझे बुला रहा है, उसने कहा। आयरा ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं ध्रुव, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। अगर मैं नहीं गया तो ये सब मिट जाएगा, उसने कहा और आगे बढ़ गया। रघुनाथ ने मशीन के पास जाकर कुछ बटन दबाए। अगर तुम जा रहे हो तो ये अपने साथ ले जाओ। उसने उसे एक छोटा धातु का यंत्र दिया जो किसी घड़ी जैसा दिखता था। ये क्या है? ध्रुव ने पूछा। ये शून्य सीलर है। अगर तुम सही जगह इसका उपयोग कर सको तो शायद स्तंभ की ऊर्जा को फिर से बांध सको। लेकिन याद रखना, ऐसा करते हुए तुम्हारा खून पूरी तरह उससे मिल जाएगा। और अगर तुम असफल हुए तो तुम भी उसी का हिस्सा बन जाओगे। ध्रुव ने वो यंत्र अपनी कलाई पर बांधा। बाहर गड़गड़ाहट बढ़ रही थी। आसमान में फिर वही लाल रोशनी उठ रही थी जो पहले दिखी थी। रघुनाथ ने कहा, यह अब सिर्फ प्रयोग नहीं, युद्ध है। ध्रुव ने दरवाजे की ओर देखा और बोला, तो चलिए, युद्ध की शुरुआत करते हैं। आयरा ने उसके साथ कदम मिलाया। बंकर का दरवाज़ा खुला और बाहर लाल धुंध के बीच बिजली चमक रही थी। हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। शून्य शुरू हो चुका है। ध्रुव ने आसमान की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें जगाया था, अब मैं तुम्हें सुलाऊंगा। एपिसोड 6। शून्य का द्वार चित्रकूट की घाटी पर अब रात उतर आई थी, लेकिन वो आम रात नहीं थी। आसमान में लाल चमक तैर रही थी, जैसे तारों की जगह आग के धब्बे उभर आए हो। हवा भारी थी और हर झोंके में राख की गंध थी। ध्रुव, आयरा और डॉक्टर रघुनाथ बंकर से बाहर निकल चुके थे और पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रहे थे। दूर घाटी के बीच एक विशाल दरार दिख रही थी, जहां से हल्की लाल रोशनी उठ रही थी। रघुनाथ ने उस ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा शून्य का द्वार, जहां तुम्हारे पिता ने आखिरी बार खून बहाया था। ध्रुव ने नीचे देखा। पहाड़ की जड़ में एक गोलाकार गड्ढा था, जिसकी दीवारों पर वही पुराने प्रतीक बने थे, और बीचों बीच धुंध में डूबा एक पत्थर का फर्श। वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन था, लेकिन आयरा ने कहा, अगर हमें इसे रोकना है तो जल्दी करनी होगी। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। रास्ता फिसलन भरा था और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। ध्रुव ने पूछा, डॉक्टर, ये शून्य दरवाजा आखिर है क्या? रघुनाथ ने जवाब दिया, यह सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मार्ग है, जहां ऊर्जा का जन्म और विनाश एक साथ होता है। जब रक्त स्तंभ जागता है तो यह दरवाजा खुल जाता है और उसकी शक्ति धरती के केंद्र से जुड़ जाती है। ध्रुव ने गहरी सांस ली। मतलब, अगर हम इसे बंद नहीं कर पाए तो? रघुनाथ बोला, तो ये दुनिया अब आखिरी सांस लेगी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। हवा में नमी की जगह अब धातु की गंध थी। अचानक जमीन कांपी और घाटी में गूंज हुई, एक भारी धड़कती आवाज। ध्रुव रुक गया। क्या आपने सुना? आयरा बोली, वो फिर से सांस ले रहा है। रघुनाथ ने कहा, नहीं, वो तुम्हें बुला रहा है। ध्रुव के हाथ की कलाई चमकने लगी और उसी दिशा में एक लाल रेखा हवा में बनी, जो दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। वे आगे बढ़े। दरवाजे तक पहुंचते ही हवा तेज हो गई।
जैसे कोई विशाल जीव जाग रहा हो। दरवाजे पर वही प्रतीक उभरे, मानव, रक्त, समय और शून्य। बीच में एक गोल पत्थर था जो धड़क रहा था। रघुनाथ ने कहा, यह है वो केंद्र बिंदु। अगर तुम शून्य सीलर वहीं लगाओगे तो शक्ति रुक सकती है, लेकिन एक बार इसे सक्रिय करने के बाद वापसी नहीं होगी। ध्रुव ने सिर हिलाया। मुझे पता है। उसने अपने हाथ की कलाई पर बंधा यंत्र देखा। वो अब लाल चमकने लगा था, जैसे उसे बुला रहा हो। ध्रुव ने धीरे से उसे सक्रिय किया। यंत्र से हल्की नीली रोशनी निकली और हवा में घुलने लगी। तभी दरवाजे पर बने प्रतीक घूमने लगे। आयरा ने कहा, कुछ गड़बड़ है। दरवाजे से लाल हवा का झोंका निकला और रघुनाथ पीछे गिर पड़े। उनके शरीर के चारों ओर लाल रेखाएं घूमने लगी, जैसे कुछ उनकी ऊर्जा खींच रहा हो। उन्होंने चिल्लाया, रुको, इसे बंद करो। ध्रुव ने यंत्र रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। भीतर से एक चमकदार रोशनी निकली और हवा में एक विशाल आकृति बनी, काले धुएं और लाल चमक से बनी, जिसकी आंखें आग जैसी थीं। वो आवाज गूंजी, तुमने मुझे फिर जगाया, रक्त के वारिस। ध्रुव के कानों में वही पुरानी आवाज गूंजने लगी, रक्त स्तंभ। उसने धीमे से कहा। आकृति ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं अब स्तंभ नहीं, मैं शून्य हूं, वो जो सब कुछ निगलता है। रघुनाथ ने चिल्लाया, ध्रुव, अब इसे बंद करो, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। ध्रुव ने कलाई पर बंधे यंत्र को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में आग थी, पर मन में डर भी। अगर मुझे इसे खत्म करना है तो मुझे इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, उसने कहा। आयरा ने चिल्लाया, नहीं ध्रुव। लेकिन ध्रुव आगे बढ़ गया। आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया, एक लहर सी उठी और ध्रुव सीधा हवा में खींच गया। उसका शरीर अब रोशनी में घिर गया था। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, मैं इंसान हूं और रहूंगा। उसने यंत्र सक्रिय किया। चारों ओर तेज चमक फैली, घाटी कांप उठी, हवा में बिजली की आवाज गूंजी। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन उसी पल रघुनाथ ने देखा, ध्रुव का शरीर अब पारदर्शी हो रहा है। आयरा चीख उठी, नहीं। ध्रुव ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, उसे सोने दो। दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक बस हवा की आवाज थी। जब धूल छूटी तो वहां ध्रुव नहीं था, सिर्फ जमीन पर उसका यंत्र पड़ा था, जो अब बुझ चुका था। आयरा ने उसे उठाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रघुनाथ ने धीमी आवाज में कहा, उसने कर दिखाया। शून्य फिर से बंद हो गया। आयरा ने आसमान की ओर देखा, जहां लाल रोशनी गायब हो चुकी थी। उसने कहा, वो गया नहीं, वो अब उस द्वार का हिस्सा बन चुका है। और सचमुच दरवाजे की सतह पर अब एक नया निशान उभर आया था, ध्रुव की कलाई का वही चिन्ह। हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजी, शून्य कभी नहीं रुकता। एपिसोड 7। शून्य का उत्तर घाटी अब पूरी तरह शांत थी। लाल धुंध खत्म हो चुकी थी। हवा में नमी थी और आसमान सामान्य लग रहा था, लेकिन उस शांति में कुछ अजीब था, जैसे दुनिया ने सांस रोक रखी हो। आयरा पत्थर पर बैठी थी, उसकी आंखें दरवाजे के बंद हिस्से पर टिकी थीं, जहां अब ध्रुव का निशान बना था। उसके होंठ कांप रहे थे। वो चला गया, उसने धीरे से कहा। डॉक्टर रघुनाथ उसके पास आए। वो गया नहीं, वो बस बदल गया है। शून्य ने उसे मिटाया नहीं, अपनाया है। उसकी चेतना अब उस सील के अंदर जीवित है। आयरा ने आंसू पोंछे। क्या कोई तरीका है उसे वापस लाने का? रघुनाथ ने सिर हिलाया। शायद, अगर हम उसकी ऊर्जा की आवृत्ति पकड़ पाए, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त बीतेगा उतना वो शून्य के अंदर घुलता जाएगा। दोनों बंकर की ओर लौटे। रास्ते में हर चीज अजीब तरह से शांत थी, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। बंकर में प्रवेश करते ही रघुनाथ ने पुराने कंप्यूटर चालू किए। धूल से ढके मॉनिटरों पर हरे अक्षर उभरे, प्रोजेक्ट शून्य, स्टेटस अनकंफर्म। उन्होंने एक पुराना उपकरण निकाला, जिसमें लाल रंग की ऊर्जा ट्रैक करने की सुविधा थी। यह तुम्हारे पिता का बनाया हुआ है, उन्होंने कहा। अगर ध्रुव जीवित है तो उसकी चेतना इस सिग्नल में मिलेगी। मशीन चालू होते ही स्क्रीन पर सैकड़ों बिंदु दिखाई दिए, पर सिर्फ एक चमकता बिंदु बार बार झिलमिला रहा था। वो रहा, हायरा ने कहा। वो शून्य के अंदर है,
लेकिन उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। रघुनाथ ने जल्दी से कुछ बटन दबाए। अगर हम उसकी चेतना को डिजिटल तरंगों में बदल दें तो हम उससे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, अगर शून्य ने इसे महसूस किया तो वो हम पर हमला करेगा। आयरा ने कहा, करो, कुछ भी करके उसे वापस लाना होगा। मशीन की गूंज बढ़ी, मॉनिटर की रोशनी लाल होने लगी। अचानक स्पीकर से एक धीमी आवाज आई, आयरा। आयरा ने हैरानी से स्क्रीन की ओर देखा। ध्रुव, आवाज फिर आई, मैं यहां हूं। रघुनाथ ने कहा, यह उसकी चेतना है, वो हमें सुन सकता है। हैरा ने कहा, ध्रुव, क्या तुम ठीक हो? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज गूंजी, शून्य जिंदा है, वो फिर से जागना चाहता है। रघुनाथ ने चिंतित होकर कहा, हम जानते हैं, लेकिन हमने द्वार बंद कर दिया है। नहीं। ध्रुव की आवाज कमजोर हो गई, दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस स्थिर है। वो मेरे अंदर से रास्ता ढूंढ रहा है। मॉनिटर हिलने लगे और स्क्रीन पर अजीब प्रतीक उभरने लगे। रघुनाथ चिल्लाए, आयरा, वो सिग्नल पकड़ चुका है, शून्य हमें ढूंढ रहा है। मशीन से लाल रोशनी निकली और पूरा बंकर हिलने लगा। दीवारों से कंपन की आवाज आई। आयरा ने चिल्लाया, ध्रुव, अगर तुम सुन सकते हो तो खुद को नियंत्रण में रखो। आवाज टूटी हुई थी। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी यादों को निगल रहा है। मॉनिटर से ध्रुव की बचपन की तस्वीरें झलकने लगी। उसके पिता, उसका घर, वो पुरानी डायरी, सब धुंधला हो रहा था। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तो साफ है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। रघुनाथ ने मशीन के तार खींचे। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो वो बंकर तक पहुंच जाएगा। अचानक सन्नाटा छा गया। मशीन बंद हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द उभरा, कनेक्टेड। आयरा ने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब क्या है? तभी स्पीकर से फिर आवाज आई, पर इस बार वो ध्रुव की नहीं थी। वो गहरी, ठंडी और पत्थर जैसी थी। तुम्हें लगा तुम उसे बचा लोगे? आयरा पीछे हटी। ये शून्य की आवाज है। आवाज गूंजी, अब वो मेरा हिस्सा है और मैं उसका। हर सांस, हर सोच अब मेरे भीतर है। तुम उसे नहीं पा सकते। रघुनाथ ने मशीन पर वार किया, लेकिन वो खुद जलने लगी। धुआं उठने लगा। आयरा ने चिल्लाया, रुको, तुमने उससे क्या किया? आवाज बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आया था। उसने खुद को मुझे सौंप दिया। अब वो मेरा मार्गदर्शक है। उसी पल बिजली चली गई और कमरे में सिर्फ लाल आपातकालीन लाइटें जल रही थीं। आयरा ने रघुनाथ की ओर देखा। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रघुनाथ ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक। हमें शून्य के अंदर प्रवेश करना होगा। मतलब? डिजिटल स्तर पर। अगर हम उसकी ऊर्जा तरंगों से जुड़ जाए तो शायद हम ध्रुव तक पहुंच सके, लेकिन अगर शून्य ने हमें पहचान लिया तो हम भी उसी में फंस जाएंगे। आयरा ने बिना झिझक कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। तो ठीक है, सुबह तक सब तैयार होगा, तब तक हमें सुरक्षित रहना होगा। दोनों ने बंकर के मुख्य द्वार बंद किए। बाहर फिर हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रघुनाथ ने धीरे से कहा, वो अब चैन से नहीं रहेगा। उसने अपनी चेतना दुनिया में फैला दी है। आयरा ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, ध्रुव, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, चाहे इसके लिए खुद को खोना पड़े। तभी बंकर की दीवारों पर हल्की लाल रेखाएं फैल गई, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया हो। एपिसोड 8। शून्य के भीतर रात बीत चुकी थी, लेकिन बंकर की हवा अब भी भारी थी। लाल आपातकालीन लाइटें झिलमिला रही थीं और दीवारों पर बने निशान अब हल्के हल्के धड़क रहे थे, जैसे कोई जीव अंदर छिपा हो। आयरा और डॉक्टर रघुनाथ मेज पर फैले उपकरणों के बीच खड़े थे। वायर्स, स्कैनर्स और एनर्जी मॉड्यूल्स हर जगह बिखरे थे। सब तैयार है? आयरा ने थकी लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। रघुनाथ ने सिर हिलाया। हां, पर यह बहुत जोखिम भरा है। अगर शून्य ने हमारी तरंग पहचान ली तो हम कभी लौट नहीं पाएंगे। आयरा ने उसकी आंखों में देखा। वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा परिवार था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और मशीन चालू की। स्क्रीन पर न्यूरल सिंक इनिशियलाइजिंग दिखा। दोनों ने अपने सिर पर उपकरण लगाए, हेलमेट जैसे, जिनसे तार बंकर के मुख्य सर्वर से जुड़े थे।
रघुनाथ ने समझाया, ये डिवाइस हमें चेतना की तरंगों में बदल देगा। हमारी सोच डिजिटल ऊर्जा बन जाएगी और शून्य के नेटवर्क में प्रवेश करेगी। आयरा ने बटन दबाया। अचानक सब कुछ सफेद हो गया। पल भर में दोनों ने महसूस किया जैसे वे किसी गहरी नदी में गिर रहे हों, बिना शरीर, बिना वजन के। चारों ओर सिर्फ चमक और अंधकार का मिश्रण था, जैसे वो किसी और दुनिया में तैर रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने जमीन महसूस की। जब आंखें खुली तो वे एक अजीब जगह पर थे, जहां आसमान लाल था, जमीन धुएं से बनी थी और हवा में लाखों चमकते कण तैर रहे थे। ये है शून्य की दुनिया, रघुनाथ ने फुसफुसाया। ये जगह इंसानों की कल्पना से बाहर है। आयरा ने धीरे से कहा, हम कहां से शुरू करें? रघुनाथ ने अपने रिस्ट स्कैनर देखा। ध्रुव की चेतना का सिग्नल इसी दिशा से आ रहा है। दोनों आगे बढ़े। चारों ओर अजीब आकृतियां घूम रही थीं, कभी इंसान जैसी, कभी पत्थर जैसी, कभी सिर्फ धुंध। हर आकृति जैसे कुछ फुसफुसा रही थी। ये क्या है? आयरा ने पूछा। रघुनाथ ने कहा, ये खोई हुई आत्माएं हैं जो शून्य में प्रवेश करके कभी लौट नहीं पाई। ये उस ऊर्जा का हिस्सा बन गई है। तभी दूर से एक हल्की नीली चमक दिखी। आयरा ने कहा, वो वही है। दोनों उस ओर भागे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, आवाजें बढ़ने लगी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चुप था। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक पारदर्शी आकृति जमीन पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, और उसके चारों ओर लाल ऊर्जा घूम रही थी। वो ध्रुव था। आयरा ने कांपती आवाज में कहा, ध्रुव। ध्रुव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, उनमें लाल और नीली चमक मिल रही थी। तुम आ गई, उसने कहा। आयरा के आंसू बह निकले। तुम जिंदा हो। ध्रुव ने हल्की मुस्कान दी। शायद आधा मैं जिंदा हूं, आधा वो। रघुनाथ ने कदम आगे बढ़ाया। हमें तुम्हें यहां से निकालना होगा। तुम्हारा शरीर अभी भी हमारी दुनिया से जुड़ा है। अगर हम ऊर्जा लिंक को स्थिर कर दें तो तुम लौट सकते हो। ध्रुव ने सिर हिलाया। नहीं, अब ये इतना आसान नहीं है। शून्य अब मेरे अंदर है। मैं बाहर जाऊंगा तो वो भी साथ जाएगा। आयरा ने कहा, तो हम उसे यहां छोड़ देंगे, उसे खत्म करेंगे। अचानक जमीन कांपी। हवा में गूंज हुई, गहरी, ठंडी और भारी। खत्म? तुम उसे खत्म नहीं कर सकती। आवाज आई और हवा लाल हो गई। आसमान से एक विशाल आकृति उतरी, लाखों रेखाओं और रोशनी से बनी, जिसकी आंखें धधक रही थीं। तुम फिर आई, इंसानों की नासमझी के साथ। वो शून्य की आत्मा थी। उसने हाथ फैलाए और पूरा वातावरण हिलने लगा। ध्रुव ने चिल्लाया, भागो! लेकिन आयरा ने कदम पीछे नहीं लिया। तू ही तो है जिसने उसे निगल लिया। अब मुझे देख। उसने अपना स्कैनर सक्रिय किया। नीली ऊर्जा की किरणें शून्य की आकृति की ओर गई, पर वो तुरंत लाल रोशनी में समा गई। रघुनाथ ने चिल्लाया, रुको! वो हमारी ऊर्जा खींच रहा है। कुछ ही सेकंड में उनका शरीर पारदर्शी होने लगा। शून्य की हंसी गूंजी। तुम सोचते हो तुम अंदर आए, लेकिन मैं तुम्हें बुला लाया। तभी ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, बस! उसके भीतर से नीली रोशनी फूटी और हवा में फैल गई। कुछ देर के लिए सब थम गया। शून्य की आकृति पीछे हट गई। ध्रुव ने आयरा की ओर देखा। तुम दोनों को वापस जाना होगा। ये जगह अब सिर्फ मेरे लिए है। आयरा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ध्रुव ने मुस्कुराया, अगर तुम रही तो वो तुम्हें भी निगल जाएगा। तुम बाहर रहकर मुझे रोकने का तरीका ढूंढ सकती हो। रघुनाथ ने कम कंपाती आवाज में कहा, हम लिंक खोल रहे हैं, तैयार रहो। उन्होंने अपने डिवाइस सक्रिय किए। नीली लहर दोनों को घेरने लगी। आयरा ने आखिरी बार कहा, ध्रुव, वादा करो, हार मत मानना। मैं नहीं हारूंगा, उसने कहा। जब तक मैं सोच सकता हूं, वो मेरा हिस्सा नहीं बन सकता। नीली लहर ने उन्हें ढक लिया और वे गायब हो गए। ध्रुव अकेला रह गया। शून्य की आवाज गूंजी, तू उन्हें बचा नहीं पाएगा। हर बार जब वे लौटेंगे, मैं और मजबूत हो जाऊंगा। ध्रुव ने कहा, तू भूल गया कि इंसान डर के साथ जीना जानता है, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी हथेली खोली। उसमें वही शून्य सीलर चमक रहा था, लेकिन अब वो नीला था। उसने कहा, अब मैं तेरे भीतर ही तेरा अंत बनूंगा। शून्य की गर्जना हुई और दोनों के बीच टकराव की लहर फैल गई। उसी पल बंकर में मशीनें बंद हो गईं।
आयरा और रघुनाथ ने आंखें खोली। वे वापस आ चुके थे। आयरा ने कंप्यूटर की ओर देखा। स्क्रीन पर एक संदेश लिखा था, ध्रुव एक्टिव। रघुनाथ ने धीरे से कहा, वो अब शून्य के भीतर जिंदा है। आयरा ने दृढ़ नजर से कहा, तो हम भी वहीं जाएंगे, पर इस बार उसे निकालने नहीं, उसे खत्म करने। एपिसोड 9, शून्य का पुनर्जागरण। शून्य के भीतर ध्रुव ने पहले कोमल सी महसूस की, एक अजीब सी गर्मी जो उसके भीतर से उठकर पूरे अस्तित्व में फैल रही थी। उसकी यादें टकरा रही थीं, और साथ ही उन यादों के साथ कुछ नए रंग भी उभर रहे थे। उसने पाया कि उसके हाथों के बीच हवा अब सिर्फ खाली नहीं थी, बल्कि उसे छूकर उसकी उंगलियों में चमक बन जाती थी, जैसे उसने किसी आकाश के टुकड़े को छू लिया हो। हर सोच के साथ वह उस चमक को आकार दे सकता था। छोटा प्रकाश, एक धुंधली परछाई, एक टूटे हुए पत्थर की याद, और फिर समय का एक छोटा टुकड़ा। वह समय जो शून्य में बिखरा था, उसे अब छूने लगा था। छोटी छोटी घटनाएं पटाखों की तरह चमक कर सामने आ रही थी। बचपन की वो बारिश, पिता की हंसी, आयरा की चीख जब उसने पहली बार देखा था कि ध्रुव गायब हो गया। पर साथ ही कुछ और भी आया। अनजान चेहरों की झलकियां, वो लोग जिनकी आवाजें कभी गुम हो गई थीं, और अब शून्य ने उन्हें अपने पुच्छलों में बांध लिया था। ध्रुव ने महसूस किया कि ये शक्ति उसे सब कुछ दिखा रही थी, और उसी के साथ उसे छीन भी रही थी। जैसे कोई प्यासा शीशे से पानी पीते पीछे शीशे की चमक को अपने भीतर समेट ले। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और हवा में एक छोटा सा भाव बनाया। एक बूंद रोशनी बनी, और उसने उसे हाथ में थाम लिया। वह रोशनी उसकी मां की मुस्कान बनकर उसकी आंखों के सामने आई, और कुछ पल के लिए उसका मन भर आया। फिर अचानक उसके सामने एक और परछाई आई, उसका पिता, पर अलग। पिता की आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें स्तंभ की गूंज थी, और उनकी आवाज अंदर घुली हुई थी। ध्रुव, उन्होंने कहा, तुम जिस रास्ते पर हो वह अकेला नहीं, पर समझो, हर बार जब तुम शक्ति दिखाओगे, तुम उससे कुछ खोओगे। ध्रुव ने पूछा, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं उसे सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? पिता ने थमकर कहा, हां, पर हर बार तुम्हारी यादों से एक टुकड़ा कटेगा, एक हंसी, एक डर, एक बचपन का दिन। शून्य ऐसे ही मांगता है। ध्रुव की छाती भारी हुई, पर तभी चारों तरफ सब धुंधलाने लगी, और वहां एक और स्वर गूंजा, शून्य की ठंडी हंसी। तुमने जो चुना वह अब तुम्हारा है। तुम इंसान और मैं शून्य, दोनों का संगम। इस संगम से नई दुनिया बनेगी या पुरानी मिट जाएंगी, ये तुम्हारे हाथ में है। ध्रुव ने अपने भीतर की आवाज को बुलाया, वो आवाज जो अब शून्य के साथ उसके खून में गूंज रही थी। और उसने पहली बार जानबूझकर समय का एक छोटा टुकड़ा पलट दिया। उसने अपने पिता के अंतिम दिन की एक छोटी घटना को पीछे कर दिया। एक कांच का टुकड़ा गिरने से पहले पकड़ लिया। पिता का चेहरा थोड़ी देर के लिए और जी उठा, पर जैसे ही उसने वह पल बदला, उसने महसूस किया कि उसकी मां की मुस्कान उसकी यादों से झुक गई, एक धुंधली स्मृति बनकर दूर चली गई। दर्द उसकी छाती में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और कहा, यह कीमत बहुत भारी है। तभी शून्य ने उसे छेड़ा, यह दुनिया कीमत मांगती है ध्रुव। या तो तुम इसे देकर बड़ा बनाओ, या उसे बचाकर खुद छोटा रह जाओ। ध्रुव ने महसूस किया कि शक्ति सिर्फ शक्ति नहीं, एक भूखा जीव है। वह हर बार जब भी उसे खिलाएगा, उसकी इंसानियत के टुकड़े खा जाएगा। पर इसके साथ ही उसने देखा कि वह शक्ति उसे उन चीजों तक पहुंचने दे रही थी जो किसी और के बस की नहीं। वह समय के टुकड़ों को जोड़कर घटनाओं की संभावनाएं बदल सकता था, किसी हादसे को रोक सकता था, किसी की मौत की दिशा पलट सकता था। उसने सोचा, अगर मैं इसे ठीक दिशा में लगाऊं तो मैं लोगों को बचा सकता हूं। पर फिर उसे याद आया, पिता की सख्त चेतावनी। वहीं प्लेटफॉर्म पर एक शोर उठता है। शून्य के भीतर अन्य परछाइयां अब उसके आसपास इकट्ठा हो रही थी। वे सब ध्रुव की ऊर्जा को चाटने के लिए तैयार थी। वे उन अंशों को समेटने आए थे जो उसने अभी अभी खोए थे। वह समझ गया कि शून्य सिर्फ उसके भीतर नहीं, बल्कि उसकी कमी से भी बढ़ेगा। तभी एक नई समझ आई, शायद उसे पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं, पर उसे सीमित किया जा सकता है। उसने याद किया रघुनाथ की कही बात, सीलर को सही धुन और सही समय के साथ चलाना। शून्य ने उसे चुनौती दी,
अगर तुम सच में इंसानियत बचाना चाहते हो तो पहले खुद को सीमा में रखना सीखो। ध्रुव ने गहरा सांस लिया और अंदर की हवा में एक हल्का समायोजन किया। उसने अपनी शक्ति को वापस अंदर कर लिया, उन चमकदार टुकड़ों को बंद कर दिया जिन्हें वह बिना सोचे चला रहा था। पर उसने उन शक्तियों का उपयोग सीखना भी शुरू कर दिया। छोटी छोटी शक्तियां जो दर्द कम कर सकती थी, जो पत्थरों के फटने को रोक सकती थी, जो एक घायल की सांस को बनाए रख सकती थी। पर हर उपयोग पर उसे कुछ भूल सी छीननी पड़ती। छोटी यादें, मीठी बातें, उसके पिता की पढ़ाई की एक पंक्ति, उसकी पहली साइकिल की चाल। उसने हर एक खोई हुई चीज को मन ही मन गिनना शुरू किया और हर कमी पर अपना दिल भारी होता गया। पर वहीं उसकी चेतना में एक नई दृढ़ता आई। वह समझ गया कि चाहे कीमत जितनी भी हो, उसे लोग बचाने होंगे। तभी शून्य ने फिर आवाज लगाई, तुम्हारे बाहर वाले दोस्त तुम्हें भुला देंगे जब तुम बहुत बदल जाओगे, और तब तुम्हारी लड़ाई तन्हा हो जाएगी। ध्रुव ने आंखें बंद कर ली। वह दर्द सहन कर सकता था, पर अकेलापन ने उसे डराया। उसने आंखें खोली और धृष्टता से कहा, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा कि मैं ही भूल जाऊं कि मैं कौन था। उसने एक छोटा सा करार किया। वह शक्ति का उपयोग करेगा, पर एक नियम बनाएगा, पहले जरूरत, फिर शक्ति। और हर बार जब वह शक्ति का प्रचुर उपयोग करेगा, वह अपने भीतर कोई स्थायी निशान बनाएगा, एक छोटा काला दाग जो उसे याद दिलाएगा कि उसने कीमत दी थी। शून्य ने एक धूसर सी मुस्कान भेजी, देखते हैं कितने दिन तुम अपनी शर्त पर टिकते हो। तभी दूर कहीं भीतर की गहराई से एक हल्की सी झंझनाहट आई, एक संकेत कि आयरा और रघुनाथ ने बंकर में कुछ नया खोज निकाला है। ध्रुव ने महसूस किया कि बाहर की दुनिया अभी भी जिंदा है, और वह अकेला नहीं। उसने चुपके से अपनी हथेली में सीलर निकाला और उसे निहारते हुए कहा, मैं उस सीलर को सही तरंग पर तबाह करूंगा जब मैं पूरी तरह समझ जाऊंगा कि इसका असर क्या होता है। तब तक मैं इसे नियंत्रित करूंगा, न कि वह मुझे। शून्य ने फुसफुसाया, तो यह खेल अभी शुरू भी हुआ है। ध्रुव ने आंखें बंद करके पिता की याद ली, उस चेहरे को अपनी आत्मा में कसकर बांधा और कहा, फिर भी मैं इंसान रहूंगा, और यही मेरी आखिरी दहलीज होगी। और शून्य की दुनिया में, जहां समय और यादें मिलकर एक भंवर बनाती हैं, ध्रुव की चेतना ने पहली बार अपने लिए एक नियम बनाया, शक्ति के साथ मानवता की कसम। एपिसोड 10। प्रतिबिंब का उदय। शून्य की दुनिया में समय का कोई अर्थ नहीं था, पर ध्रुव को महसूस हुआ कि शायद सदियां बीत चुकी है। उसके भीतर अब एक नया संतुलन बन चुका था, आधा इंसान आधा शून्य। वह अब इस जगह की भाषा, उसकी धड़कन और उसकी लहरों को समझने लगा था। जब वह अपनी हथेली हवा में उठाता तो पूरा वातावरण उसकी सांस के साथ बदल जाता। फिर भी उस गहराई में एक बेचैनी थी, कुछ था जो उसे लगातार देख रहा था। उसने महसूस किया कि कहीं पास में कोई और मौजूद है जो उसकी तरह सोच सकता है, उसकी तरह सांस ले सकता है, पर उसका नहीं था। उसने कहा, बाहर आओ। आवाज ने हंसी में जवाब दिया, बाहर मैं तो हमेशा से यही था। ध्रुव ने मुड़कर देखा। उसके सामने उसका ही चेहरा खड़ा था, वही आंखें, वही निशान, पर उनमें इंसानियत की चमक नहीं थी। तू कौन है? ध्रुव ने पूछा। प्रतिबिंब ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो तू दबा रहा है। मैं वो हिस्सा हूं जो शून्य चाहता है। मैं तेरी हर कमजोरी का रूप हूं, तेरे डर, तेरे गुस्से, तेरे अहंकार का प्रतिबिंब। ध्रुव ने कहा, तू मुझसे अलग नहीं है। सही कहा, उसने हंसकर कहा, पर फर्क यह है कि मैं अब तुझसे ज्यादा साफ हूं। तू इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, मैं वही बन चुका हूं जो तुझ में छिपा है। चारों तरफ हवा भारी हो गई। लाल और नीली रोशनी आपस में टकराने लगी। प्रतिबिंब ने धीरे से हाथ उठाया और हवा में एक तेज झोंका उठा। ध्रुव पीछे फिसला। तू मेरी यादों से ताकत खींचता है, ध्रुव ने कहा, पर मैं तुझे मिटा दूंगा। प्रतिबिंब हंसा। तू कोशिश कर सकता है, लेकिन याद रख, मैं तेरे बिना अधूरा हूं और तू मेरे बिना बेकार। उसी पल दोनों के बीच ऊर्जा की लहर उठी। चारों ओर आग जैसी लपटें घूमने लगी। ध्रुव ने अपनी हथेली से नीली चमक निकाली, जबकि प्रतिबिंब ने लाल आग उगली। दोनों लहरें टकराईं और बीच में विस्फोट हुआ। पूरा शून्य हिल गया। दूर कहीं से हजारों छायाएं जागने लगीं। वो सब जो पहले खोई आत्माएं थीं, वो दोनों की शक्ति से आकर्षित होकर उनके चारों ओर घूमने लगी।
ध्रुव ने कहा। अगर मैं तुझे हराया तो शायद ये आत्माएं आजाद हो जाए, प्रतिबिंब ने कहा। और अगर मैं जीत गया तो तेरे साथ तेरी दुनिया भी मेरी हो जाएगी। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। हर वार के साथ स्मृतियां टूटती गई। ध्रुव की आंखों के सामने उसका बचपन बिखर रहा था। उसकी मां की तस्वीर मिट रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी ऊर्जा भीतर खींची और अपनी कलाई के निशान पर ध्यान केंद्रित किया। उसी पल उसकी हथेली से शून्य सीलर निकलकर हवा में घूम गया और एक गोल चक्र बन गया। उस चक्र से नीली लहरें निकली जो लाल आग से टकराई और फिर धीरे धीरे दोनों रंग मिलकर सफेद होने लगे। प्रतिबिंब चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। ध्रुव ने कहा, हर अंधेरे में थोड़ा उजाला रहता है और मैं वही हूं। उसने आखिरी बार सीलर को सक्रिय किया और सफेद रोशनी पूरे शून्य में फैल गई। जब धूल बैठी तो वहां बस ध्रुव था, अकेला, थका हुआ, लेकिन शांत। उसकी सांसें गहरी थी। क्या मैंने जीत लिया? उसने खुद से कहा। तभी चारों तरफ से वही आवाज गूंजी, जीत नहीं ध्रुव, तूने सिर्फ मुझे अपने भीतर बसा लिया है। ध्रुव ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां अब आधी नीली और आधी लाल थी। उसने महसूस किया कि प्रतिबिंब मिटा नहीं, समा गया है। अब वो दोनों एक थे। उसने धीरे से कहा, तो यही शून्य का सच है, खुद से लड़ाई। उसी समय दूर एक हल्की कंपकंपी हुई। बाहर की दुनिया में बंकर में अलार्म बजने लगा। रघुनाथ ने मॉनिटर पर देखा, एनर्जी फील्ड रिएक्टिवेटेड। आयरा दौड़कर आई। क्या हुआ? शून्य फिर सक्रिय हो गया, रघुनाथ बोला। लेकिन ये बार कुछ अलग है। स्क्रीन पर एक नया पैटर्न दिख रहा था। नीला और लाल रंग आपस में घूमते हुए एक सर्पिल बना रहे थे। ये क्या है? आयरा ने पूछा। रघुनाथ ने चुपचाप कहा, यह न तो शून्य की ऊर्जा है न मानव की, ये दोनों का मिलन है। आयरा ने धीरे से बुदबुदाया, ध्रुव। तभी बंकर की छत कांपी और बाहर की मिट्टी से एक नीली चमक उठी जो आसमान में फैल गई। दूर पहाड़ियों के बीच बिजली कड़कने लगी। रघुनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, शून्य अब मानव रूप लेने की कोशिश कर रहा है। आयरा ने उसकी ओर देखा। मतलब ध्रुव वापस आ रहा है? रघुनाथ ने सिर झुकाया। या फिर कुछ ऐसा जो अब ध्रुव नहीं रहा। गर्जना के साथ बाहर जमीन फट गई। हवा में धूल और रोशनी मिल गई। बंकर की दीवारों पर वही शब्द उभरे, शून्य पुनर्जन्मित हुआ। आयरा ने डरी हुई आवाज में कहा, अगर वो वापस आ रहा है तो इस बार वो वही नहीं होगा जो गया था। और तभी बंकर के बाहर नीली और लाल रोशनी से बना एक इंसानी आकार धीरे धीरे उभरने लगा। बिना आवाज, बिना दिल की धड़कन पर जिंदा। एपिसोड 10 समाप्त। ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सुनते रहिए स्टोरी वाहक, जहां कल्पना हकीकत बन जाती है।